आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास, ठीक है, हिस्ट्री की क्लास जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जरूर देखें, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से कवर हो सके। आगे हमारी जो हिस्ट्री है वो मैक्स 4 क्लास और लगेंगे और हम पूरी की पूरी हिस्ट्री जो आईएनएम है वो हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो धैर्य बना के कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। और एक दिन का गैप मैं हिस्ट्री की क्लास में इसलिए देता हूँ ताकि पुरानी क्लासों का आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकें, और जब भी आप नई क्लास देखें तो पुरानी वाली क्लास का बेहतर तरीके से रिवीजन करके आएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज हम बात करने वाले हैं स्वराज पार्टी की। ठीक है, तो अब बात करें स्वराज पार्टी, तो इसका जो गठन है वो सी आर दास ने किया था और इसके अध्यक्ष भी सी आर दास थे। ठीक है, सी आर दास के राजनीतिक गुरु आपसे पूछ लेता है, ये आपको याद रखना है कि सी आर दास के राजनीतिक गुरु बोस जी थे। ठीक है, कौन थे? बोस जी थे सी आर दास के राजनीतिक गुरु। अच्छा, अब पूछेगा कि आपको कि स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे, तो ये मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इसमें इनके प्रमुख सदस्य भी थे इनके साथ, तो देख लेते हैं। एक विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, ये केंद्रीय काउंसिल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी रहे। तो इनके लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। हमारे विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय काउंसिल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी रहे। आगे श्रीनिवास आयंगर, ये श्रीनिवास आयंगर हैं, वो मद्रास प्रांत के अध्यक्ष थे, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर एनसी केलकर थे और हकीम अजमल खां थे। ठीक है, एनसी केलकर थे और हकीम अजमल खां थे। चलिए, क्या हो गया? इसको क्या हुआ? एक सेकंड रुकना। भाई हट जा, क्यों नहीं हट रहा? रूठ गया क्या? ठीक है, हट गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन किया था। ठीक है, जिन्ना ने क्या किया था? स्वराज दल का समर्थन किया था। आगे बात करें कि जो हमारा तिलक स्वराज कोष में बिहार से 7.5 लाख रुपए का चंदा दिया गया था। जो तिलक स्वराज कोष था उससे उसमें बिहार से 7.5 लाख रुपए का चंदा दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जो कांग्रेस है उसका विभाजन हुआ था, एक तो परिवर्तनवादी में और एक अपरिवर्तनवादी। इसी में कांग्रेस का एक बार विभाजन हुआ, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में। जो परिवर्तनवादी थे वो चुनाव के पक्ष में थे, जैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल। और इधर जो अपरिवर्तनवादी थे वो चुनाव के पक्ष में नहीं थे। वो कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनाव के पक्ष में नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू चुनाव के पक्ष में नहीं थे, और वल्लभ भाई पटेल ये भी चुनाव के पक्ष में नहीं थे। आगे और भी हैं जिन्हें हम देखते हैं, जैसे श्री कृष्ण सिंह ये चुनाव के पक्ष में थे, ब्रज किशोर बाबू ये भी चुनाव के पक्ष में थे। लेकिन इधर अपरिवर्तनवादी में मौलाना मजरुल हक चुनाव के पक्ष में नहीं थे, और इंदुलाल याग्निक भी चुनाव के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो 1923 का केंद्रीय चुनाव हुआ। जब 1923 का केंद्रीय चुनाव हुआ तो इसमें कुल सीटें 101 हैं जिन पर स्वराज पार्टी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस नहीं लड़ेगी। ये वहां पे निर्धारण हो गया कि 101 कुल सीटें हैं जिस पे स्वराज पार्टी चुनाव लड़ेगी लेकिन कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। क्लियर? चलो फिर
अरे भाई साहब हो जाया, क्या ड्रामे कर रहा है। जस्ट सेकंड रुकना। चलो हो गया सही। ठीक है। तो अब स्वराज पार्टी ने 41 सीटें जीती। चुनाव कितने पे हुआ था? 101 पे चुनाव लड़ा था स्वराज पार्टी ने। और उसमें से स्वराज पार्टी ने 41 सीटें जीत ली। जब 41 सीटें जीती तो बिहार में 12 में से 8 जीत दर्ज की। जो बिहार में 12 सीटों पे चुनाव लड़ा था स्वराज पार्टी ने, उसमें 8 पे जीत दर्ज की थी। ठीक है। फिर नगर पालिका का एक चुनाव हुआ, जिसमें प्रथम चुनाव में पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू, और कलकत्ता में सी आर दास, और अहमदाबाद में विट्ठल भाई पटेल ने चुनाव लड़ा। ठीक है। जो प्रथम चुनाव था वहाँ पटना से तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, और इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू, कलकत्ता से चित्तरंजन दास, और अहमदाबाद से विट्ठल भाई पटेल। क्लियर। अगला, यहाँ पे फिर एक होता है गांधी दास समझौता, यानी चित्तरंजन दास और गांधी जी में एक समझौता होता है। ठीक है। वो क्या है कि इसमें इसमें स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाता है, और भारत में खादी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये यहाँ से याद रखना है, आपसे पूछे कि भारत में खादी आंदोलन की शुरुआत कब से होती है, तो ये होती है गांधीदास समझौते से ही। और स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय कब होता है, तो वो भी गांधीदास समझौते से ही स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय होता है। क्लियर। आगे अब बात करते हैं हम साइमन कमीशन की। ठीक है। साइमन कमीशन। तो ये साइमन कमीशन है, इसका गठन जो हुआ था वो 1927 में हुआ था, और ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। ये दोनों डेट महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखना। कभी कभी ये पूछ लेता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 1927। अगर ये पूछ ले कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1928। ठीक है। आगे इसमें कुल सदस्य पूछे तो 7 थे, और सभी अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय साइमन शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। इसी के विरोध में साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया, तो यूसुफ मेहर अली ने साइमन वापस जाओ का नारा दिया। ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण सदस्य कौन था, तो वो क्लीमेंट एटली इसका महत्वपूर्ण सदस्य था। सबसे पहले बॉम्बे पहुंचा साइमन कमीशन, और ये कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा। ठीक है। बॉम्बे के बाद फिर ये दिल्ली पहुंचा, दिल्ली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद पटना, पटना के बाद कलकत्ता, और कलकत्ता के बाद ये उड़ीसा पहुंचा। फिर उड़ीसा से होते हुए कराची, कराची से लाहौर, और लाहौर से वापस ये लंदन चले गए थे। ठीक है। तो ये भी याद रखना। अच्छा, साइमन कमीशन का लखनऊ में विरोध किसने किया था, तो ये गोविंद बल्लभ पंत ने लखनऊ में इसका विरोध किया था, और पटना में इसका विरोध मजहरुल हक ने किया था। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि पटना में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया, तो आप बोलेंगे पटना में साइमन कमीशन का विरोध मजहर उल हक ने किया था। क्लियर। आगे लाहौर में विरोध लाला लाजपत राय ने किया, और इनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। अच्छा, मृत्यु हुई कैसे, तो ये जब विरोध कर रहे थे तो सैंडर्स की लाठी से सर में चोट लगी, और उनकी मृत्यु हो गई थी। सैंडर्स की लाठी जो थी, उन्होंने लाठी के आदेश दिए, तो सैंडर्स की लाठी इनके सर में लगी, और सर में गंभीर चोट के कारण लाला लाजपत राय की 1928 में मृत्यु हो गई। डेट भी आपको याद रखनी है, कभी कभी पूछ लेता है। तो कब हुई थी, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। आगे बात करें साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का जो विरोध है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, मुस्लिम लीग ने भी किया, हिंदू महासभा ने भी किया, किसान प्रजा पार्टी ने भी किया, और इंडियन लिबरल एसोसिएशन ने भी किया। भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्य कांग्रेस ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था। क्लियर। आगे अब इनका विरोध हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने साइमन कमीशन का समर्थन भी किया। तो वो समर्थन करने वाले कौन हैं, जैसे हमारे जस्टिस पार्टी थी, इसने साइमन कमीशन का समर्थन किया, यूनियनिस्ट पार्टी ने भी समर्थन किया, मुस्लिम लीग जो सफ़ी गुट था
उसने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। अखिल भारतीय अछूत संगठन ने साइमन कमीशन का समर्थन किया और केंद्रीय सिख संगठन ने भी साइमन कमीशन का समर्थन किया था। क्लियर? आगे, अच्छा इसकी सिफारिशें क्या थी? जैसे प्रत्येक 10 वर्षीय समीक्षा समाप्ति की जाए, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त की जाए और अल्पसंख्यक वर्ग का पर विशेष ध्यान दें। मताधिकार की छूट यानी 2.5% से 10%, 10.5% कर दी जाए। केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना ना की जाए। ये इसकी सिफारिशें थी, तो ये भी ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं हम नेहरू रिपोर्ट 1928 की। नेहरू रिपोर्ट 1928 यानी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने की थी और डोमिनियन की मांग या अधिराज्य का दर्जा की मांग ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में की गई थी। ठीक है, तो डोमिनियन की मांग किस में की गई? नेहरू रिपोर्ट 1928 में। या आपसे पूछ ले अधिराज्य का दर्जा की मांग, तो ये भी नेहरू रिपोर्ट 1928 में की थी। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और इसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष पूछे तो अध्यक्ष में आपका जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। और अगर इसके सचिव पूछे आपसे तो वो आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सचिव जवाहरलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। अच्छा, अब एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि सबसे पहले अधिराज्य या डोमिनियन की मांग ये 1926 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, सबसे पहले डोमिनियन या अधिराज्य की मांग 1926 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो वो आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1926 में डोमिनियन या अधिराज्य की मांग की गई थी। क्लियर? आगे हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, इसमें क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत लाहौर अधिवेशन 1929 में किया जाना तय किया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत लाहौर अधिवेशन 1929 में किया जाना तय किया गया। गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग रखी, जैसे नमक कर को समाप्त किया जाए, राजस्व को 50% कम कर दिया जाए और जो सेना पर खर्च है उसे भी 50% कम कर दिया जाए। ठीक है, जो आईसीएस अधिकारी की सैलरी है उसे 50% कम कर दो और नशा करने पर प्रतिबंध लगाओ। नशा करने पे प्रतिबंध लगाओ। आईसीएस की अधिकारी की सैलरी है उसे 50% कम करो, सेना पर खर्च भी 50% कम करो, राजस्व को 50% कम कर दो और नमक कर को समाप्त किया जाए। क्लियर? अगला, जैसे भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस दिया जाए। ठीक है, वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए, गुप्तचर विभाग को मजबूत किया जाए और राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए, रुपया स्टर्लिंग अनुपात कम किया जाए। जो रुपया और स्टर्लिंग मुद्रा उस समय थी लंदन की, उसको ब्रिटेन वाली, उसको अंतर को कम किया जाए। ठीक है, भारतीयों को समुद्री तट का उपयोग करने की इजाज़त दी जाए। यानी पहले भारतीयों को समुद्री तट उपयोग करने की इजाज़त नहीं थी, तो वो इजाज़त दी जाए। ये भी मांग गांधी जी ने रखी इसमें। अगला, कि गांधी जी ने 11 सूत्री मांग 31 जनवरी 1930 में की, जिस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। यानी इरविन उस समय वायसराय थे। तब गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी। तो इसकी डेट महत्वपूर्ण है, डेट जरूर याद रखना। कब रखी? 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी और उस समय वायसराय कौन था? तो वो इरविन था। गांधी ने कहा, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। ये कथन किसका है? तो आप कहेंगे गांधी जी का। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। ये कथन किसका है? गांधी जी का। अच्छा, अंग्रेजों को
8.5% राजस्व नमक से प्राप्त होता था। इसी आंदोलन से दांडी यात्रा शुरू की गई। जैसे अंग्रेज जो नमक कर समाप्ति की बात की गई, तो अंग्रेजों को जो नमक है उससे 8.5% राजस्व प्राप्त होता था। ठीक है, जब ये मांगे स्वीकार नहीं की गई तो इसी आंदोलन से दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दांडी यात्रा 1930। यह पदयात्रा है और इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। ठीक है, पद यात्रा और इसका नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने। यात्रा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुई थी और दांडी तक गई थी, जो नौसारी जिले में एक दांडी स्थान है वहां पे। ठीक है, इसकी शुरुआत, अगर शुरुआत पूछता है तो वो 12 मार्च 1930 को हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच के इसे समाप्त किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के इसे समाप्त किया गया था, मुट्ठी भर नमक उठा के। ठीक है, 24 दिन की यात्रा थी ये और 241 मील की या 385 किलोमीटर की यात्रा थी। अगर मील में पूछे तो 241 मील की और किलोमीटर में पूछे तो 385 किलोमीटर की यात्रा थी और इसमें कुल 78 सदस्य शामिल थे। ठीक है, 78 लोग इस यात्रा में शामिल थे, जिसमें गुजरात से 31 थे, महाराष्ट्र से 13 थे, संयुक्त प्रांत से 8 लोग शामिल थे और बिहार से एक। वो कौन थे? गिरवरधारी चौधरी बिहार के एकमात्र व्यक्ति थे जो दांडी यात्रा में शामिल थे। तो ये याद रखना। इनका अन्य नाम है मैथिल गांधी या कारू बाबू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो गिरवरधारी चौधरी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको याद रखना कि बिहार से केवल एक व्यक्ति शामिल हुआ और वो कौन? गिरवरधारी चौधरी। और इनका अन्य नाम क्या है? मैथिल गांधी या कारू बाबू के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की और मुसलिनों की रोम यात्रा से। तो ये भी याद रखना है, आपसे प्रश्न बन सकता है कि दांडी यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किससे की थी? तो नेपोलियन की पेरिस यात्रा से या मुसलिनों की रोम यात्रा से सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना की थी। क्लियर? आगे है, दांडी यात्रा का आदर्श वाक्य था अंत तक लड़ो। दांडी यात्रा का आदर्श वाक्य क्या था? अंत तक लड़ो। अच्छा, आंदोलन के जो कार्यक्रम है, आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, आप नमक कानून का विरोध करें और स्वयं नमक बनाएं, महिलाएं मादक पदार्थों की दुकानों के बाहर धरना दें। ठीक है, विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार करें, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का त्याग करें और कर अदा ना करें। ये इस कार्यक्रम, आंदोलन के जो कार्यक्रम थे, इन पे बल दिया गया था। ठीक है, अब आंदोलन में सहभागिता जो थी वो युवा वर्ग भी था, पूंजीपति वर्ग ने भी समर्थन किया था, फिर आपके जमींदारों ने भी समर्थन किया और किसान व मजदूर वर्ग भी समर्थन में थे। इसी आंदोलन में महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी थी। ठीक है, इसी आंदोलन में महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी थी, जिसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृता कौर शामिल थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी किस आंदोलन में थी? तो वो थी आपकी दांडी यात्रा। कौन कौन सी महिलाएं थीं? ये भी याद रखना, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृता कौर शामिल थी इसमें। क्लियर? आगे, कालीकट से पैनूर की यात्रा के कैप्लन व के माधवन ने की थी और त्रिनाचपल्ली से वेदरांड्यम की यात्रा ये सी राजगोपालाचारी ने की थी। ठीक है, उड़ीसा में इस आंदोलन को हरिहर दास व गोपाल बंधु चौधरी ने किया था। ठीक है, जो दांडी यात्रा थी, इसे उड़ीसा में इस आंदोलन को हरिहर दास व गोपाल बंधु चौधरी ने किया था। उत्तराखंड में ज्योतिराम कांडपाल व खड़ग बहादुर ने नेतृत्व किया और पेशावर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, पटना से इस आंदोलन का नेतृत्व प्रभावती देवी ने किया। तो ये महत्वपूर्ण है, बीपीएससी
एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है टीचर का, तो इसलिए ये पटना से पूछ सकता है आपका कि पटना से दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो वो आपको याद रखना है कि प्रभावती देवी ने किया था। ठीक है, किसने किया? प्रभावती देवी ने किया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, आगे मध्य प्रांत में वन कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, इसी इसी मतलब दांडी यात्रा के संबंध में ही जो मध्य प्रांत है उसमें वन कानून का उल्लंघन किया, क्योंकि मध्य प्रांत में नमक तो बनाया नहीं जाता था, तो मध्य प्रांत में फिर वन कानून जो था उसका उल्लंघन किया गया। ठीक है, आगे बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किया गया। ठीक है, बिहार में भी नमक नहीं बनता, तो फिर बेगूसराय में क्या किया गया? जो चौकीदारी कर लगता था उसका विरोध किया गया। असम में इसका नेतृत्व फूकन राम तरुण ने किया था। और लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ये महत्वपूर्ण है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके अन्य नाम जैसे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, फ़क्रे अफ़गान बादशाह खान, ये 3 इसके अन्य नाम हैं जो इनके हमें याद रखने हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान के सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या फ़क्रे अफ़गान बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, घर्षणा में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धरसना नमक डिपो पर धावा बोला गया। ठीक है, तो यहाँ लाठी चार्ज हो गया। इसमें अन्य व्यक्ति कौन थे? मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, हरीलाल अब्बास तैयब जी ने की सहायता से सरोजनी नायडू ने दर्शना नामक जो नमक डिपो है उस पर धावा बोला था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, अगली क्लास एक दिन बाद होगी, तो जब भी अगली क्लास में आएँ तो इस क्लास का रिवीजन करके ज़रूर आएँ। और इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें अच्छे से कवर करने के बाद ही आगे बढ़ें ताकि अच्छे से आप इन्हें समझ पाएँ। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।